बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिन गुजर चुके हैं जबकि गाजा पर इजरायली कार्रवाई और हमलों का सिलसिला जारी है और इस वक्त मशरिक़ वस्ता पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। अमेरिकन जनरल, वजीर खारजा सदर बाइडन हंगामी दौरों पर इसराइल पहुंच रहे हैं। ईरान ने बड़ी धमकी दे दी है, जबकि गाजा में इंसानी जानों के बड़े ज़ियां के बाद जो जिंदा बच गए हैं उनके लिए जिंदगी एक मुसीबत बन गई है। ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। कहीं को अपने बाप और भाई को रो रहे खूब, कहीं माँ अपने बच्चों को। पूरी दुनिया में इस लड़ाई के असरात आना शुरू हो गए हैं। कल अमेरिका में एक 6 साला फलस्तीनी बच्चा नफरत का शिकार हुआ, तो आज इसके बदले के नाम पर बेल्जियम में 2 स्वीडिश शहरियों को मार दिया गया। सिंगापुर में इजरायली सफीर कह रहे हैं कि इसराइल अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्र पर दुनिया का प्रेशर पड़ रहा है कि गाजा के शहरियों को मिस्र में जाने की इजाज़त दी जाए। रिफा पासिंग, जो गाजा से मिस्र का वाहिद रास्ता है, वो क्यों बंद है और मिस्र को किसका डर है? तो ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है और उसमें मौजूद साजिशों के राज छुपे हुए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने $12 बिलियन देके और साथ में जमीन देके मिस्र को क्या ऑफर दी थी, जिसे हुस्नी मुबारक ने रद्द कर दिया था, जबकि बाद में ये ऑफर $20 बिलियन के साथ दोबारा दी गई, उसे फिर मिस्र ने रद्द किया। तो उसके पीछे क्या राज है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करिएगा। एक बात समझने की जरूरत है बस कि हालिया लड़ाई में इसराइल का होने वाला जानी नुकसान 1973 में अरब इसराइल जंग के जानी नुकसान से ज्यादा है। तो इसराइल इसको अपनी बका की जंग समझता है और इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाकया ना पेश आए, और इसके लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार है। और इसके अलावा ये पहली बार है कि इसराइल को इसकी सरजमीन के अंदर वसी असर के साथ किसी हमले का सामना करना पड़ा। इसराइल का आयरन वॉल के जरिए दिफा का ख्याल मुंतशिर हो चुका है और अब सिर्फ बदले की बजाय वसी मकासद के हसूल के लिए काम किया जा रहा है। और ये मंसूबा कितना खौफनाक है आपको समझ आएगी। असल मुद्दा आने से पहले जो हंगामी इकदाम उठाए जा रहे हैं उससे आपको आगाह करना जरूरी है कि यूएस सेंट्रल कमांड के हेड जनरल माइकल एरिक वो हंगामी दौरे पर इसराइल पहुंच गए और इस वक्त वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन पहले ही इसराइल में है और उन्होंने कल 8 घंटे की नेतन्याहू से मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान 2 दफा खतरे के सायरन बजने की वजह से उन्हें बंकर में छुपना पड़ा। कल अमरीकी सदर भी इसराइल पहुंच रहे हैं। तो बात हो रही थी अमेरिकन जनरल के इसराइल पहुंचने। अमेरिकन जनरल का इसराइल पहुंचने का मकसद यह है कि जो कुछ इसराइल को इस जंग के लिए चाहिए वो फराहम किया जाए। अमरीका अपनी फायर पावर इस खत्ते में इकट्ठी कर रहा है ताकि ईरान और दीगर मुजाहमती ग्रुप्स को किसी भी किस्म की इंटरवेंशन से रोका जाए, जबकि पेंटागन अपने हथियार, असला और एयर डिफेंस सिस्टम भी इसराइल पहुंचा रहा है और 2000 फौजियों को प्रिपेयर कर रहा है डिप्लॉय करने के लिए। तो उस पोजीशन में रखा गया उनको ताकि इसराइल के हमसाया ममालिक में तैनात किया जाए। उससे मदद किसकी होनी है पता है आपको। अब दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ईरान के वजीर खारजा जो हैं उन्होंने कहा है कि गाजा में इसराइल के जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते, इसलिए मज़ाहमती महाज का हमला मुमकिन है और ईरान का खुद जंग में शरीक होना खारिजुल इम्कान नहीं है। और इसी दौरान जंग फैलने के खदशे के पेश नज़र 1000 अमरीकी शहरियों ने इसराइल छोड़ दिया। 1000 अमेरिकन शहरी कल इसराइल छोड़ गए क्योंकि ईरान की धमकी आ गई। जबकि इसराइली यरगमालियों के हवाले से खबर जो आई इसमें कहा गया कि गाजा में 250 के करीब इसराइली और दीगर गैर मुल्की यरगमाल, उनमें से 22 यरगमाल गाजा पर इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि आलमी ताकतों के उस खुफिया मंसूबे की जिसके लिए हालात को खराब किया जा रहा है। रियासत इसराइल की तारीख आहनी दीवार की हिकमत अमली पर मबनी है और इसका नजरिया यह है कि इसराइली दिफाई पॉलिसी या डेटरेंस जो है उसके इर्द गिर्द घूमती और बड़े पैमाने पर जंग से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे फौजी ताकत से रोका जाए। तो उनके मुताबिक सियोनी मंसूबे के लिए फलस्तीनियों के साथ बातचीत का आगाज करना ही बेसूद है और ये सियोनी प्रोग्राम को एक तरफा ताकत के जरिए नाफिज करने से कोई बच नहीं सकता। तो इस बार जो चीज़ हैरान कौन है वो मगरबी ममालिक और आलमी मीडिया की पोजीशन है जो इस हल को मिस्र के गिर्द सेंटर कर रहे हैं। मिस्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मिस्र को गाजा के लोगों को अपनी सरजमीन पर गले लगाकर बहरान का हल करने की एक उम्मीद के तौर पे देखा जा सकता है, जबकि इजराइल इस पट्टी से मुस्तकबिल के किसी मुमकिन खतरे को खत्म नहीं। ये पहली बार ही नहीं हुआ कि गाजा के लोगों को रिफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र मुंतकिल करने का ख्याल उठाया गया हो। गुज़िश्ता बरसों के दौरान और गाजा पट्टी में हर इजरायली फौजी कार्रवाई के साथ मिस्र के साथ रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग सिर्फ फेहरिस्त रही, जिसे माहिरीन इस पट्टी के बाशिंदों के लिए एक लाइफ लाइन करार देते हैं क्योंकि इंसानी बुनियादों पर यह वाहिद दाखिली मकाम है इमदाद के लिए। तो इस बार मामले को शदीद
بین الاقوامی دباؤ کے ساتھ غزہ کے مکینوں کو مصری علاقے میں آباد کرنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ گیورا ایلنڈ نامی اسرائیلی منصوبے کے مطابق ہے جسے مصر کے سابق صدر حسنی مبارک نے مسترد کیا تھا جب ان کو امریکن ایمبیسڈر نے مصر کو $12 بلین اور پیچھے کے ایک علاقے دینے کی پیشکش کی تھی۔ غزہ کی آبادی کو سینائی میں آباد کرنے کے اس منصوبے میں رفح کے کچھ حصے کو العریش کے ساتھ الحاق کرنے کی بھی تجویز شامل تھی، جس کی لمبائی 24 کلومیٹر شمالی سینائی کے ساحل پر اور چوڑائی 20 کلومیٹر ہے۔ کل اس کی لمبائی 720 کلومیٹر ہے۔ تو یہ منصوبہ نومبر 2000 میں سامنے آیا تھا، جس کا مقصد غزہ کی پٹی کے رقبے کو بڑھانا تھا اور اسے ایک ریاست میں تبدیل کرنا تھا۔ تو واشنگٹن نے بھی اخوان المسلمین کے دور حکومت میں اس منصوبے کو 2 بار پیش کیا۔ 2013 میں اخوان کے اقتدار میں آنے کے بعد $20 بلین اور زمین کے ایک بڑے رقبے یعنی 1600 کلومیٹر کی پیشکش کی، جسے خاص طور پہ مصر میں فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے وزیر دفاع مارشل عبد الفتاح السیسی نے رد کر دیا۔ تو اس بار عالمی طاقتوں نے صورتحال کو پرسکون کرنے کے لیے کوئی منصوبہ تیار کرنے کی کوشش نہیں کی، تمام فریقوں سے کھل کر تحمل کا مظاہرہ کرنے، امدادی سامان کے داخلے کو آسان بنانے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کام کرنے کی اپیل نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری توجہ غزہ کی پٹی کو بے گھر کرنے کے لیے اسرائیل کی تحریک کی حمایت پہ مرکوز ہے۔ تو اس نقطۂ نظر کو انسانی تباہی کے محض تیاری کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ مبصرین اسے غزہ میں رہنے والے تقریباً 2 ملین شہریوں کی نسل کشی کی شکل کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کی خود مختاری کی قیمت پر ایک انسانی بحران کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس معاملے کو ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے خود مختار ملک نے پوری غزہ کی پٹی کے لوگوں کی میزبانی قبول نہ کرنے میں ناانصافی کی، اور ساتھ میں اس حقیقی خوف میں اضافہ کریں کہ غزہ کے ان شہریوں کو دوبارہ کبھی اپنی سرزمین واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ ویسے بھی فلسطین کی کاز کے خلاف ہے کہ اس کے شہریوں کو ملک بدر کر کے کسی اور ملک میں بھیجا جائے۔ IDF کی طرف سے کیے گئے فوجی آپریشن کا مقصد حماس کو ختم کرنا اور مخفیوں کی بازیابی ہے۔ بہرحال یہ اہداف لامحالہ پوری غزہ کی پٹی کے نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ علاقائی دباؤ کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب سوال باقی ہے کہ کیونکہ ایک انسانی تباہی کو جنم دیا جا رہا ہے اور پھر دنیا مصر سے اس کے نتائج حل کرنے یا پرسکون کرنے کی کوشش کے بغیر اسے برداشت کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ صورتحال کا فائدہ محض ڈیٹرن سے زیادہ کچھ بڑے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں اس چینل کو، جیسی اپڈیٹس آتی ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو میں آپ تک ان کی تفصیل لے کے آؤں گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔